गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर सुशील और आज हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है क्योंकि हाथ पैरों में काफी दर्द होने की वजह से उसे ये नाम दिया गया है। डेंगू फीवर में जो पेशेंट्स होते हैं, क्या हर पेशेंट्स को एडमिट करना जरूरी है? इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। कहाँ पे ये डेंगू फीवर खास करके पाया जाता है? वहाँ जहाँ पे ज्यादातर बारिश होती है, रेनफॉल, और वहाँ जहाँ पे अनप्लैंड डेवलपमेंट्स है, खास करके फिलीपींस, थाईलैंड, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन डेवलपिंग कंट्रीज में खास करके इनका बर्डन ज्यादा है। WHO के हिसाब से 7 लाख डेथ होती है खास करके मच्छरों से फैली हुई बीमारियों से, जिसमें आप डेंगू, मलेरिया, जाइका फीवर, येलो फीवर, चिकनगुनिया, ऐसी कई बीमारियां हैं जो मच्छरों के द्वारा फैलाई गई है और उस वजह से काफी बर्डन और काफी डेथ्स हुए हैं इन जगहों पे, डेवलपिंग कंट्रीज में। कौन से टाइप के मस्किटोज जो डेंगू फीवर फैलाते हैं? नाम है एडिस एजिप्टी। इनको आप टाइगर मस्किटो भी बोला जाता है क्योंकि इनके बॉडी पे ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स रहते हैं जो इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डेंगू मस्किटोज। और भी सारे मस्किटोज हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे क्यूलेक्स है जो कि इंसेफेलाइटिस फैलाते हैं, एनोफिलीज है जो मलेरिया फैलाते हैं, जो एडीज है इजिप्टी वो चिकनगुनिया, जाइका, येलो फीवर, डेंगू फीवर, ये सब चीजें फैलाते हैं। कहाँ पे ये मच्छर रहते हैं, कहाँ से आते हैं? खास करके फीमेल जो प्रजाति रहती है मस्किटो की, वो उनके बाइट से ही डेंगू फीवर ज्यादा होता है। तो फीमेल सक ब्लड करती है, इंसानों का ब्लड सक करने के बाद अंडे छोड़ती है। कहाँ छोड़ती है? आसपास में जहाँ पे वाटर स्टोरेज है। तो इसलिए कहा जाता है कि आसपास में जितने भी वाटर स्टोरेज है आपको वो हटा देना चाहिए, क्योंकि वहीं अंडे छोड़ने के बाद, समर सीजन में छोड़ने के बाद, वो बड़े होने के बाद, मच्छर जो बच्चे बड़े होते हैं वो रेनफॉल सीजन में बड़े होने के बाद वही मच्छर डेंगू फैलाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो कूलर में पानी है, जो आसपास में गमलों में पानी है, जहाँ पे भी स्टोरेज है, वहाँ पे आपको पानी वहाँ से निकाल देना चाहिए ताकि वहाँ से वो मच्छर फैल के डेंगू वायरस फैला ना सके। इसके अलावा हमें ये भी जानना चाहिए कि बाइटिंग बिहेवियर क्या है। एडिस एजिप्टी जो मस्किटो है, फीमेल मस्किटो है, उसका बाइटिंग बिहेवियर, खास करके वो डे टाइम में बाइट करते हैं। ऐसा नहीं है नाइट में नहीं करते हैं, बट डे टाइम में भी बाइट करते हैं। सनराइज के 2 घंटे बाद, सनसेट के 2 घंटे पहले, एंकल्स और एल्बो के नीचे वो बाइट करते हैं। डे टाइम में आपको फिर उसके हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से आपको नेट, जेट, लिक्विड वेपोराइजर, सब कुछ उसके इंतजाम करके रखने पड़ेंगे। WHO के हिसाब से डेंगू फीवर को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है सिम्टम्स के बेसिस पे। अगर आपको माइल्ड फीवर है, थोड़ा सा हेडेक है, थोड़ी कमजोरी है, हाथ पैरों में दर्द है, उसको माइल्ड डेंगू फीवर बोलेंगे। लेकिन वहीं अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, ठंड लग रही है, सर में बहुत दर्द है, एब्डोमिनल पेन है, रिकरेंट बार बार वॉमिटिंग्स हो रही है और काफी ज्यादा सिक लुक है, तो उसको हम सीवियर डेंगू फीवर बोलेंगे। डेंगू फीवर को डायग्नोसिस कैसे करना है? उसके कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं। डेंगू NS1, डेंगू नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 की टेस्ट होती है, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन G और इम्यूनोग्लोबुलिन M की टेस्ट होती है। अगर वो पॉजिटिव आती है तो आपको डेंगू फीवर है। साथ साथ में कंप्लीट ब्लड काउंट भी करते हैं, उसमें प्लेटलेट्स और WBC काउंट्स, होल ब्लड काउंट्स देखे जाते हैं। अगर वो कम है तो वो भी एक इंडिकेशन रहता है कि आपको डेंगू फीवर हुआ है। तो ट्रीटमेंट किस बेसिस पे है? तो देखिए, डेंगू फीवर जो है वो करीबन 4 to 10 डेज का पीरियड होता है। मतलब आपको जो सिम्टम्स आएंगे इस दौरान 4 to 5 डेज चलेगा। तो, तो इस माइल्ड सिम्टम्स रहे, माइल्ड फीवर है, थोड़ा सा सर में दर्द है, थोड़े से लाल चट्टे हाथ पैर में दर्द है, तो इन पेशेंट्स को
एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप घर पे बैठे बैठे ठीक हो सकते हैं। इसमें आपको फीवर के लिए पैरास्टामोल देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, ओआरएस लिक्विड लेना है, खाना भरपूर खाना है और बेड रेस्ट करनी है। साथ ही साथ में डॉक्टर के अंडर मॉनिटरिंग में आपको ब्लड टेस्ट भी करते रहना है। क्यों ब्लड टेस्ट करते रहना है? क्योंकि कैसा है, कभी कभी प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम में मॉनिटरिंग करना जरूरी है। साथ ही साथ में डॉक्टर्स को भी दिखाते रहें ऑल्टरनेट डे या थर्ड डे पे। अगर आपके ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, अगर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही है, तो ये टाइम में आपको एडमिट होना पड़ेगा, ये टाइम में आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि ये वार्निंग साइंस है। ये वार्निंग साइंस है जिससे आपको इंटीमेशन दिया जा रहा है कि भाई कंडीशन वर्सन हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू जा सकते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस है? कॉम्प्लिकेशन डेंगू हीमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू हीमोरेजिक फीवर में आपके प्लेटलेट सडन ड्रॉप होंगे, ब्लीडिंग होना चालू करेगा, नाक से, पेट से, फेफड़ों में या फिर ब्रेन में भी ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। साथ साथ में ब्लड प्रेशर फॉल हो गया, पेट में पानी भरना चालू होगा, फेफड़ों में पानी भरना चालू होगा, सांस लेने की दिक्कत होगी। तो ऐसे टाइम में हमें सपोर्ट की जरूरत है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है, आईवी फ्लूइड्स की जरूरत है, एक आध बार हमको प्लेटलेट्स की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे टाइम में अपने को हॉस्पिटलाइज और कांस्टेंट मॉनिटरिंग डॉक्टर्स के नजरिए के अंदर में अपने को करना पड़ेगा। किन पेशेंट्स को प्लेटलेट की जरूरत होती है? सभी को लगता है कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो प्लेटलेट क्यों नहीं दिए। किन पेशेंट्स को प्लेटलेट की जरूरत है, तो इसके भी क्राइटेरिया बने हैं। अगर 30,000 के नीचे प्लेटलेट्स है तो और ब्लीडिंग साथ में है तो आपको प्लेटलेट की जरूरत लगेगी। अगर 20,000 के नीचे है तो आपको प्लेटलेट की जरूरत लगेगी। कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स प्लेटलेट देते हैं, कुछ डॉक्टर्स नहीं देते हैं, ये कंट्रोवर्शियल है। ये डिपेंड्स हर एक ट्रीटिंग डॉक्टर के ऊपर रहेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स देना भी इतना आसान नहीं। इसमें ब्लड बॉर्न डिजीज भी होते हैं, हेपेटाइटिस बी है, HIV है, लेकिन जहाँ जरूरत है, जहाँ ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे आपको प्लेटलेट देना पड़ता है। प्लेटलेट्स की लाइफ लाइन सिर्फ 8 डेज होती है, बाकी आप वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, लेकिन 48 आवर्स टू 72 आवर्स के सपोर्ट के लिए कहीं कभी ना कभी प्लेटलेट्स लगते रहेंगे आपको। बहुत पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर साहब प्लेटलेट्स नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ाया जाए? तो प्रूवन तो नहीं है, कंट्रोवर्शियल है इसके ऊपर भी, लेकिन कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, आप उनके खाने से प्लेटलेट्स बढ़ा सकते हैं। जैसे पपैया लीफ है, कोकोनट वाटर है, ऑरेंज है, कीवी फ्रूट्स है, इनके खाने से आपके प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं। बीटरूट जूस है, कैरेट जूस है, ये पीने से भी प्लेटलेट बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप मेथी है, पालक है, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, इससे टोमेटोज है, ब्रोकोली है, इससे भी प्लेटलेट बढ़ाए जा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट्स, ये भी अगर आप खाते हैं तो प्लेटलेट्स बढ़ सकते हैं। तो मतलब आप खाते रहिए, जितना आप खाएंगे उतना प्लेटलेट्स बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको साथ साथ में कुछ चीजों का मतलब रिफ्रेन भी करना पड़ेगा, अवॉइड करनी पड़ेगी। जैसे आप ज्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते हैं, ज्यादा हॉट नहीं खा सकते हैं, ज्यादा तीखा नहीं खा सकते हैं, ज्यादा फ्राइड नहीं खा सकते हैं, फ्राइड चीजें जो भी है, तली हुई चीजें नहीं खा सकते हैं। देखिए प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लीडिंग रोकने का, तो इसका मतलब आप ज्यादा कूदना, बच्चे खास करके कूदते हैं, जंप करते हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। ब्रशिंग नहीं कर सकते हैं, ब्रशिंग करने से मसूड़ों में ब्लीडिंग हो सकती है, तो उससे अवॉइड कीजिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर ब्लीडिंग पॉटी के जरिए भी निकल सकता है, इसलिए चावल अवॉइड कीजिए, पोटैटोज अवॉइड कीजिए, जो भी बेसन अवॉइड कीजिए, मैदा अवॉइड कीजिए, जो भी चीजें जो कॉन्स्टिपेशन करे वो चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मोर्टेलिटी 2 to 4% है, अगर आप कॉम्प्लिकेशंस में फंसते हैं तो उसमें 30% तक की मोर्टेलिटी हो सकती है, इसलिए मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर के हिसाब से आप
गाइडेंस में उनके हिसाब से ट्रीटमेंट करते रहिए। अब मार्केट में तो बहुत सारी चीजें हैं ताकि हम ये चीजें डेंगू हो ही ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डेंगू होने के ना होने के कुछ तरीके हैं। मार्केट में बहुत सारे लिक्विड वेपोराइजर्स मिल जाएंगे, बैट मिल जाएंगी मच्छरों को मारने के लिए। इसके अलावा रिपेलेंट क्रीम, केमिकल स्प्रेज, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन ये तो सब केमिकल चीजें हैं। तो इसके अलावा हम लोग नेचुरल तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये आज का बोनस टिप है। तो सबसे पहले तो आप हर जगह पे नेट लगा लीजिए, पूरे विंडोज पे नेट लगा दीजिए जहां से मस्किटोज अंदर आए ही ना। फैन फुल स्पीड पे कीजिए। चलो ठंड है तो फिर ठीक है, फैन फुल स्पीड से करेंगे तो फिर मच्छर रात को लगेंगे नहीं। दूसरा, फुल क्लोथिंग पहनिए, पूरे कवर कीजिए हाथ पैर जहां पे ज्यादातर मच्छर काटते हैं। तीसरा, रात में ब्राइट कलर के कपड़े पहने। मच्छरों को डार्क कलर्स के कपड़े वहां पे वो काटते हैं, लेकिन अगर ब्राइट कलर्स के पहनते हैं तो मोस्टली नहीं काटते। ये भी एक प्रूवन स्टडी है। मस्किटो रिपेलेंट प्लांट्स, जिससे मच्छर भागते हैं, वो वाले प्लांट्स आप लगाइए, जैसे कि पुदीना का प्लांट हो गया, जड़ी बूटी का प्लांट हो गया, मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला। ऐसे अगर आप प्लांट्स लगाते हैं आपके घर के आसपास तो उनकी जो स्मेल है वो मच्छरों को अच्छी नहीं लगती है, उनसे मच्छर दूर भागते हैं और वो घर पे नहीं आ सकते। कुछ स्प्रेज होते हैं जो नेचुरल स्प्रेज बोलते हैं, जैसे लहसुन गार्लिक, वो उसको उबाल के वो आप स्प्रे कर सकते हैं घर पे। इसके अलावा पेपरमिंट ऑयल भी आप स्प्रे कर सकते हैं। नींबू होता है, नींबू के अंदर आप लौंग डाल के रख के प्लेट में रख सकते हैं, उसकी स्मेल से भी मस्किटोज नहीं आते हैं। अल्कोहल, बियर या अल्कोहल की डिश आप रख सकते हैं वहां पे, उसकी स्मेल से भी मच्छर नहीं आते हैं। तो ये कुछ नेचुरल तरीके हैं जिसके आप मच्छरों से बच सकते हैं, और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन डेंगू में की चपेट में आना। होपफुली आपको ये मेरा एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस एजुकेशनल आगे मैं बनाते रहूंगा। कुछ और टॉपिक्स अगर आपको लगते हैं मैं बना पाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो भी टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।